नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय वर्तनी एवं वाक्य रचना की सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य अशुद्धियाँ मतलब जहाँ पर हम वाक्य के अनुसार या व्याकरण के नियम के अनुसार जब वाक्य की रचना करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि उसका पद क्रम के अनुसार अशुद्धि है क्या, क्रम के साथ साथ में हमने वाक्य की रचना के हर भाग को, हर तत्व को ध्यान में रखते हुए देखना है कि वहाँ अशुद्धि कहाँ हो रही है। अशुद्धि होने से वह वाक्य सही रूप में समझ में नहीं आ पाता है। तो हम इसको जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। शुद्ध और सुगठित भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक होती है। यानी हम अपनी भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो शुद्ध उच्चारण में करते हैं और अच्छे से उसको सेट करके, यानी कि हर एक शब्दों को जमा कर हम उसको अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। तो हम अपने विचार मौखिक और लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी मतलब आप लोग जब अपनी भाषा को सामने लेकर आते हो लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर, तो आपको उसकी शुद्धता का ध्यान देना पड़ेगा। जब तक वाक्य शुद्ध नहीं होगा, आपकी भाषा शुद्ध नहीं होगी, तब तक समझ में नहीं आ पाएगा सामने वाले को कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपके उच्चारण में शुद्धिकरण होना चाहिए, उसकी मात्राओं में यानी कि शब्दों की वर्तनी में शुद्धिकरण होना चाहिए, वाक्य रचना में शुद्धिकरण भी होना आवश्यक होता है। अगर ये अशुद्धियाँ होगी तो उसको हम सही से नहीं समझ पाते हैं। तो इसको सही से समझने के लिए इनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि व्याकरण का नियम क्या कहता है, उसमें कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी, तो जिससे आप अपनी भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। उसके ऊपर, आपकी भाषा के ऊपर आपकी बोली, आपके क्षेत्र का भी प्रभाव देखा जा सकता है, ताकि सामने वाला आसानी से आपके भाव को समझ सकते हैं। तो इस शुद्धिकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। शुद्ध भाषा का प्रयोग जब हम अपनी आम बोलचाल में करते रहेंगे तो हमें उसको प्रदर्शन करना भी आ जाएगा। तो कुछ व्याकरण के नियम भी हैं, वर्तनियाँ हैं, उनकी जानकारी हमें ले लेनी है ताकि इसकी अशुद्धिकरण से हम बच सकें। वर्तनी शोधन यानी कि किसी भी वर्तनी मतलब कोई भी शब्द की मात्रा कहाँ कैसे लगती है, इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आपका इसका ज्ञान नहीं होता है तो उच्चारण में भी अटपटा लगता है और उसका अर्थ भी हम सही तौर पे नहीं समझ पाते हैं। तो वर्तनी शोधन में आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी शब्द होगा तो उसका शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध रूप क्या है, और उसको अशुद्ध में हम कई बार अधीन लिख देते हैं, जबकि होता क्या है, अधीन होता है। दृष्टि में हमने मात्रा में अशुद्धियाँ कर देते हैं, तो ये किस दृष्टि से अशुद्धि है, वर्तनी से लेकर है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किस शब्द में कैसी मात्रा होगी। समाज प्लस इक से बनता है सामाजिक, न कि सामाजिक। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका शुद्ध रूप क्या है। नाराज को नाराज लिखते हैं, नाराज नहीं लिखते हैं। दैनिक में 2 मात्रा होती है, आई की मात्रा होती है। फेंकना में हम 2 मात्रा लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनकी हमें वर्तनी का ज्ञान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि लिखते लिखते हम कई बार समझ नहीं पाते कि इसमें छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ आएगा। तो हम उसके उच्चारण के अनुसार ध्यान में रखेंगे। अगर हम लंबा उच्चारण करते हैं, ध्वनि लंबी लगाते हैं, ऊ की मात्रा अगर लंबी होगी तो वो बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे बीमार है, बीमार, बड़े ऊ की। तो आपको उच्चारण के साथ साथ में मात्राओं का ज्ञान भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आप एक बार रीडिंग लगा सकते हैं, तो ताकि आपको थोड़ा सा वर्तनी का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया है, जैसे री की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ होती है। री की मात्रा हमेशा कैसे लगाते हैं, कोई भी वर्ण जो व्यंजन है उसके नीचे हम इस तरह से री की मात्रा सी, उल्टा सी जैसा है ना, वैसे हम नीचे की तरफ जो डंडी होती है उसके साथ लगाते हैं। तो ऋषि को हम ऋषि इस तरह से लिखते हैं, ऋषि नहीं लिखते हैं। मृग बोलने में तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये री की मात्रा है, इसलिए मृग को हम ऐसे लिखते हैं। ह के अंदर कोई डंडा नहीं है, नीचे ह में डंडे वाली मात्रा नहीं है, इसीलिए ह जो है इसके घुमाव में हम री की मात्रा डालेंगे। श्रृंगार आधा होगा और ये जो र है वो नीचे री की मात्रा में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी पृथक है, पृथक नहीं है, पृथक होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा शब्द किस तरह से उच्चारित किया जाता है, तो उसमें हमें कौन सी मात्रा डालनी है। इसे भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग। तो कहाँ पर ऐसे शब्द होंगे जहाँ हमें चंद्र बिंदु लगाना है।
तो ये भी उसके उच्चारण पर भी हम झट से पहचान ले सकते हैं। नासिक के व्यंजन यानी जिन व्यंजनों को हम नाक से साउंड करते हैं, उच्चारण हम नाक से करते हैं, अंतिम जो पंचम वर्ण होता है उसको हम नासिक के कहते हैं। दर्पण नहीं होगा, दर्पण होगा, रामायण नहीं होगा, रामायण होगा। तो ये नासिक के व्यंजन है जो कि पंचम वर्ण में देखा गया है न को लेकर। ड और ढ ये हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि सा डी होता है या सी डी होता है या सी ढी होता है। तो उसके लिए भी आपको उच्चारण का ध्यान रखना है कि ड आता है या ढ आता है। ट ठ को भी हमें ध्यान रखना होगा कि निष्ठा नहीं होता है, निष्ठा होता है। अभिष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है, ट आएगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हमें पढ़कर ही या उसके अभ्यास से ही इस अशुद्धि को हम दूर कर सकते हैं। स लेकर भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स सही रूप में आएगा। तो ये सब कुछ उसके उच्चारण पर निर्भर करता है, अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप कैसे भाषा में शब्दों को किस तरह से उच्चारित करते हो। शब्दकोश या शब्दकोश, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा श यहाँ पर लगना है। विशेषण, विशेषण, ठीक है। तो जो शुद्ध रूप है उसका आपको ध्यान में रखना होगा। श कौन सा आएगा, विश्वास में श आधा है, ये है कि ये है, तो ये उच्चारण से ही आप समझ पाओगे। फिर आता है स्थान संबंधी, यानी कि ये जो आपको अनुस्वार लग रहा है बिंदी पंचम वर्ण का, इसका प्रयोग आधा होगा या ह का प्रयोग आधा होगा। तो कभी कभी हम स्थान में कंफ्यूजन हो जाता है कि किस स्थान पर हम हलंत लगाएं। तो चिन्ह में ह जो है वो आधा है और न पूरा है, जिह्वा में ह आधा है और व पूरा है। तो ये जो रूप हम लिखते हैं ये गलत है। तो इसका सही रूप इस तरह से होगा, मध्याह्न, आह्लाद, ठीक है। ब्राह्मण, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, न कि इस तरह से। तो ध्यान रहे कि हम जो भी शुद्धिकरण डालते हैं उसका रूप क्या होगा। र से संबंधित अशुद्धियाँ भी हो जाती है, कार्यक्रम, कार्यक्रम, प्रार्थना। तो प्रार्थना उच्चारण में र पहले साउंड हो रहा है, तो इसलिए हम थ के ऊपर र लगाएंगे। अल्प प्राण, महाप्राण से संबंधित हो गया। बुढ़ा, ढ है या ड़ है, तो ये भी आपको साउंड करके देखना होगा कि अल्प प्राण है या महाप्राण है, ठीक है। संधि से संबंधित, यानी कि जब आप दो वर्ण को मिलाएंगे तो एक नया वर्ण निकलेगा, है ना। दो व्यंजन को भी जोड़ रहे हैं या फिर स्वर को जोड़ रहे हैं, तो संधि में हम व्यंजन और स्वर दोनों का भी मेल करते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर कौन से दो शब्द मिल रहे हैं। जैसे सम प्लस न्यासी, तो सम प्लस न्यासी में बिंदी भी आएगी और न भी आएगा, ओके। ग्रहित, ग्रहित ध्वनियों का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे जमीन, जमीन का साउंड ज हो रहा है, नुक्ता, नुक्ता लग रहा है ना। तो हम ये जो नुक्ता वाली ध्वनियाँ हैं या अ की मात्रा वाली अंग्रेजी शब्दों का जो ध्वनि है वो हो गई, आगत ध्वनियाँ हो गई या नुक्ता हो गया, इसको हम गृहित ध्वनियाँ कहते हैं। तो नुक्ता कहाँ लगाना है उसके प्रोनाउंसिएशन पे पता चलेगा। ये जो अ की यानी चंद्र लिखा हुआ है ये अ का साउंड कर रहा है, डॉक्टर, तो ये क्या है, ये आगत ध्वनियाँ है। अंग्रेजी शब्दों में अ का मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं, है ना। तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि कहाँ पर कैसे उच्चारण में क्या शब्द जोड़ेंगे। ये तो था शब्द को लेकर, वर्तनी को लेकर। अब हम बात कर रहे हैं वाक्य शोधन को लेकर, यानी सेंटेंस में आपको अशुद्धि पहचाननी है कि उसमें लिंग, वचन, कारक किसके अनुसार उसमें अशुद्धिकरण आया है। तो जैसे आप सेंटेंस बोलोगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें किसको लेकर अशुद्धि हुई है। जैसे पंकज और पारुल हमारे यहाँ आएगा, आएगा जो क्रिया है वो एक वचन है, जबकि यहाँ पर दो व्यक्तियों का नाम आ रहा है। तो हम इसमें चेंज करेंगे, पंकज और पारुल हमारे यहाँ आएंगे, बहुवचन। क्रिया के एक वचन या बहुवचन, इस वचन को लेकर अशुद्धिकरण है, क्रिया को लेकर अशुद्धिकरण है ना। तो बहुत सारे इसमें भी भेद होते हैं कि शब्द को लेकर है, क्रिया को लेकर है, वचन को लेकर है, चिन्ह को लेकर है, या एक जगह का दूसरी जगह पे अदला बदली हो गई, तो स्थान को लेकर भी हम अशुद्धिकरण देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप टेबल पढ़िएगा, इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार अशुद्धिकरण देखी गई है। नेक्स्ट आता है, आपको इसी में पॉइंट दिया है जो कि है विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि, यानी आपको देखना होगा कि वह अवश्य ही मेरे घर आएगा। तो यहाँ पर शुद्ध रूप में क्या होगा, वह मेरे घर अवश्य आएगा। तो जो
क्रिया विशेषण है, अवश्य ही जो क्रिया विशेषण है वो हमेशा क्रिया से पहले लगती है, तो हम इसको यहाँ पर ही लगाएंगे। क्या बन जाएगा शुद्ध रूप? वह मेरे घर अवश्य आएगा। तो इसने जगह चेंज की है किसकी? क्रिया विशेषण की। तो उस हिसाब से हमें इसको अपने अपने पद को अपने अपने स्थान पर लगाना होगा। जैसे लिखा है तुम सबसे सुंदरतम हो, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जो है वो किसको लेकर है कि तुम सबसे सुंदर हो। सुंदरतम क्या है? इसका लास्ट फॉर्म है, यानी कि उत्तम पुरुषवाचक है। तो हम इस अवस्था को, इस विशेषण की अवस्था को क्या कर देंगे? सबसे तुलना कर रहे हैं ना, सुंदरतम, तो हम बना देंगे कि तुम सबसे सुंदर हो। ठीक है, तो सबसे भी लिखेंगे और सुंदरतम भी लिखेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। या तो लिख दो तुम सब से सुंदर हो, सुंदरतम नहीं लिखेंगे। दोनों ही वर्ड एक साथ नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है ना। अब आता है क्रिया संबंधी, यानी क्रिया को देकर अशुद्धि पता करनी है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया, कर दिया नहीं, कर दी गई, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि हम यहाँ पर पहचान सकते हैं। फिर आता है सर्वनाम। सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर लगता है, तो हम वे शब्द कैसे लगाएंगे? जैसे लिखा है हमने ये काम पूरा करना है, तो करना क्रिया अगर सही है तो हमें सर्वनाम को चेंज करना होगा। तो क्या लिखेंगे? हमें ये काम पूरा करना है। तो सर्वनाम शब्द की अशुद्धि हो तो सर्वनाम को हम बदलेंगे। ठीक है, पदक्रम यानी कि जिसकी जो पोजीशन होती है वो अगर उस स्थान पे नहीं है तो ये जगह चेंज हो जाएगी। जैसे बच्चे को प्लेट में रख कर फल खिलाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या बच्चा प्लेट में आएगा? नहीं आएगा। तो हम इसको बना सकते हैं कि प्लेट में फल रख कर बच्चों को खिलाओ। खिलाना किसको है? बच्चों को ना, तो फल को तो नहीं खिलाना ना, तो इसलिए हम इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर आता है शब्दों की आवर्ती। शब्दों की आवर्ती मीन्स एक शब्द है वो बार बार रिपीट नहीं होना। शब्द को हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास केवल मात्र 100 रुपए हैं, तो केवल भी और मात्र भी दोनों का अर्थ एक ही जैसा है ना, तो हम दोनों में से एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। मेरे पास केवल 100 रुपए हैं, तो मात्र को हम हटा देंगे। तो ये हो गया आवृत्ति। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, कोई किसी भी शब्द का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये सारे उदाहरण हैं, आप एक बार रीड करो ताकि आपको कोई भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि वर्तनी और वाक्य संरचना मतलब मात्राओं के अनुसार भी अशुद्ध, हम मात्राओं से संबंधित और वाक्य से संबंधित अशुद्धि को देख सकते हैं। लास्ट इसमें आता है कि जो भी मानक वर्तनी है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मानक वर्तनी यानी कि जो नियम में, रूल्स में कहाँ क्या मात्रा है वो मानक रूप से, पूर्ण रूप से नियमबद्ध होती है, रूल सब पे लागू होता है, तो उसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तभी आप अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकते हो और अभ्यास के द्वारा भी कर सकते हो। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नए पाठ में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।